मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल श्री प्रताप सिंह बारठ, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का विषय है आर्थिक भूगोल का क्षेत्र। पूर्व में हमने आर्थिक भूगोल की परिभाषाओं का अध्ययन किया था कि किस तरह आर्थिक भूगोल को भूगोलवेत्ताओं द्वारा परिभाषित किया गया है। आज हम आर्थिक भूगोल के क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। आर्थिक भूगोल का क्षेत्र। आर्थिक भूगोल का क्षेत्र व्यापक है। इसमें मानव जीवन यापन हेतु की गई समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, किंतु उनका वर्णन भौगोलिक परिदृश्य के संदर्भ में किया जाता है। यह वर्णन मात्र उनके क्षेत्रीय वितरण तक ही सीमित नहीं होता, अपितु उनका कारण और प्रभाव के संदर्भ में भी अध्ययन किया जाता है। क्योंकि कुछ क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी होते हैं, तो कुछ दूसरे व्यापारिक बागायती कृषि के हैं। कहीं पशुओं पर आधारित दुग्ध और मांस उद्योग विकसित हुआ है, तो कहीं खनन अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। आर्थिक भूगोल में एक और प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, जैसे अवस्थिति, जलवायु, वनस्पति, मृदा, खनिज, ऊर्जा, थल का स्वरूप, जल स्रोत आदि। तो दूसरी ओर मानवीय संसाधन एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप का विश्लेषण भी किया जाता है। आर्थिक भूगोल के क्षेत्र को निम्न बिंदुओं के माध्यम से भी समझा जा सकता है। पहला है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है उत्पादन संबंधी क्रिया, दूसरा विनिमय संबंधी क्रिया और तीसरा है उपभोक्ता। उत्पादन संबंधी क्रिया के अंतर्गत प्राथमिक उत्पादक क्रियाएं जैसे कृषि, वनोत्पादन, मत्स्य उत्पादन, खनिज खनन आदि सम्मिलित हैं, जिसमें प्रकृति का योगदान प्रमुख होता है। द्वितीय है इसमें गौण उत्पादक, जिसके अंतर्गत प्रकृति से प्राप्त पदार्थों के स्वरूप में वृद्धि की जाती है, जैसे कपास से वस्त्र निर्माण, गन्ने से चीनी निर्माण, लौह खनिज से इस्पात निर्माण आदि। तृतीयक उत्पादन में वितरण एवं सेवाएं सम्मिलित की जाती है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, अध्यापक, डॉक्टर, व्यापार, विपणन आदि। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन इसमें समग्र रूप से किया जाता है तथा साथ ही उन समस्त कारकों का भी विश्लेषण किया जाता है जो उनकी अवस्थिति, उत्पादन, वितरण आदि को प्रभावित करते हैं। विनिमय संबंधी आर्थिक क्रिया, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवहन है। जल, थल, वायु परिवहन के माध्यम से ही जो वस्तु उत्पादित होती है उसे विपणन केंद्र और उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। विनिमय का कार्य कुछ केंद्रों पर संपन्न होता है। साथ ही उत्पादक, बिचौलिए, उपभोक्ता आदि विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए जो वस्तु है वो अपने निश्चित गंतव्य तक पहुंचती है। इसीलिए आर्थिक भूगोल का प्रमुख पक्ष परिवहन और विपणन भी है। उपभोक्ता, यह आर्थिक क्रिया का मुख्य बिंदु है, क्योंकि संपूर्ण उत्पादन उपभोक्ता की मांग के अनुरूप ही किया जाता है। इसीलिए आर्थिक भूगोल में इनके विवरणात्मक पक्ष का विश्लेषण होता है। दूसरा बिंदु है आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति। इसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है, जो कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है, जहां अक्षांशीय और जलवायु के संदर्भ में स्थिति का विश्लेषण होता है और उनके स्थानिक वितरण को महत्व दिया जाता है। कृषि उपज हो, खनिज हो, उद्योग हो, विपणन हो, सभी का क्षेत्रीय वितरण भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण पक्ष रखता है। तीसरा बिंदु है आर्थिक क्रियाओं की विशेषता। आर्थिक विशेषताओं को वर्णित करना आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है।
जैसे कृषि जहाँ होती है वो कौन से प्रकार की है, क्या वह निर्वाहक है या व्यापारिक, सघन है या विस्तृत, सिंचित है या असिंचित, कौन कौन सी फसलों का कितना उत्पादन होता है, उत्पादन की खपत स्थानीय है या क्षेत्रीय है या विश्वव्यापी है। इसी प्रकार पशुपालन, खनन, उद्योग, परिवहन, विपणन आदि आर्थिक क्रियाओं की विशेषताओं का वर्णन कर उनकी तुलनात्मक महत्ता आर्थिक भूगोल द्वारा स्पष्ट की जाती है। चौथा, आर्थिक संसाधनों का उपयोग एवं संरक्षण। यह आर्थिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। विश्व के आर्थिक संसाधन जैसे वन, भूमि, कृषि, खनिज, शक्ति संसाधनों के वर्तमान स्वरूप को इसमें वर्णित किया जाता है, क्योंकि ये संसाधन सीमित होते हैं अपितु अनियोजित शोषण के फलस्वरूप समाप्त प्राय होते हैं। वर्तमान में ये विश्व की एक प्रमुख समस्या है कि किस प्रकार इन संसाधनों का संरक्षण कर इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इसकी विवेचना भी आर्थिक भूगोल करता है। पांचवा, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित समस्याओं का अध्ययन। आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाओं से संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में कृषि, पशुपालन, खनन, ऊर्जा उत्पादन, उद्योग, व्यापार आदि से संबंधित अनेक समस्याएं होती हैं, जिनके कारण आर्थिक क्रियाओं का समुचित विकास नहीं हो पाता। आर्थिक भूगोल न केवल इन समस्याओं को उजागर करता है अपितु उनके समाधान हेतु उपाय भी सुझाता है। छठा, आर्थिक प्रादेशिकरण एवं नियोजन। आर्थिक प्रादेशिकरण वर्तमान की एक मुख्य मांग है। आर्थिक भूगोल विकास के स्तर के आधार पर प्रत्येक वृहद क्षेत्र को आर्थिक प्रदेशों में विभक्त कर उनकी विशेषताओं को वर्णित करता है। साथ ही आर्थिक क्रिया के आधार पर प्रदेशों का निर्धारण भी बताता है, जैसे कृषि प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश आदि। ये आर्थिक प्रदेश प्रादेशिक नियोजन के आधार को प्रस्तुत करते हैं, जिससे आर्थिक विकास होता है। सातवां पॉइंट, आर्थिक भूगोल के प्रतिरूप। इसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं के पूर्ण और अपूर्ण आधारों और लक्षणों के बारे में बताया जाता है, जिसे हम एक रेखीय प्रतिरूप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या दोनों उत्पादन के आधार हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों की अनुकूलता और प्रतिकूलता आर्थिक उत्पादन को नियंत्रित करती है। इसमें तकनीकी और प्रौद्योगिकी प्रयोग से इसमें वृद्धि की जाती है। यहाँ तक कि प्राकृतिक परिस्थितियाँ विपरीत होते हुए भी अनेक उत्पादन इनके माध्यम से किए जाते हैं। इसमें मानव की क्षमता और उसका चयन महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार उत्पादित वस्तु वितरण व्यवस्था के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुँचती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में निरंतर विस्तार होता जा रहा है वर्तमान में, और क्योंकि इसकी जो महत्व है वो आर्थिक विकास और नियोजन में अत्यधिक है। आर्थिक भूगोल के महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं उसमें कृषि, उद्योग, पशुपालन, खनन, उद्योग, परिवहन, व्यापार, आर्थिक नियोजन, संसाधन संरक्षण, प्रशासन, राष्ट्रों का आर्थिक सहयोग आदि सम्मिलित है। और जैसे जैसे आर्थिक भूगोल का विस्तार हो रहा है वैसे वैसे आर्थिक भूगोल में अनेक शाखाओं और उपशाखाओं का विकास हुआ है, जिसमें प्रमुख है कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, विपणन भूगोल, संसाधन भूगोल आदि। इन शाखाओं के विकास के फलस्वरूप आर्थिक भूगोल का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक हो गया है।